स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। मैं हूं रमेश चौधरी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, इसके अलावा सभी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसकी बात जनसंख्या वृद्धि से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या वृद्धि से पहले अपने जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना है। जो आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाल दूंगा, आप उन्हें देख लीजिएगा। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि में आंकड़े पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। जनसंख्या वृद्धि कहते किसे हैं? दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि की जो परिभाषा है वो अपन इस तरीके से बनाते हैं। 2001 दो आंकड़े लेते हैं, 2011। ओके दोस्तों, 2001 और 2011 2 वर्ष लिए अपन ने। 2 वर्ष में अपन भारत की जनसंख्या लिखते हैं 2001 में 102 करोड़ थी और 2011 में 121 करोड़। ओके दोस्तों, और बात किसकी कर रहे हैं अपन? भारत की कर रहे हैं, एक क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, अपने इसकी परिभाषा बनाते हैं। 2 निश्चित समय बिंदुओं के बीच में, दोस्तों 2 निश्चित समय बिंदु हो गए 2001 और 2011। 2 निश्चित समय बिंदुओं के बीच में, इस समय के बीच में किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में, एक क्षेत्र विशेष भारत की बात कर रहे हैं अपन, तो क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में आए बदलाव को, जो बदलाव आया है उसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। दोबारा से रिपीट करता हूं, 2 निश्चित समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ओके दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा पढ़ने के बाद में अब अपन पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि के सूत्र। जनसंख्या वृद्धि के सूत्र में देखो, ये दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का पहला सूत्र आता है आपका प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। दोस्तों जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का आशय है कि जनसंख्या में प्रकृति के द्वारा जो वृद्धि हुई है, और प्रकृति जो सिर्फ है जन्म और मृत्यु को मानती है, तो इसमें प्राकृतिक वृद्धि में अपन क्या करेंगे? 2 ही चीजें लिखेंगे, जन्म माइनस मृत्यु। ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि आ जाएगी। प्राकृतिक वृद्धि मतलब प्रकृति के द्वारा जो जन्म होता है और प्रकृति के द्वारा जो मृत्यु होती है, उनके बीच का अंतराल प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। दोस्तों एक बार ये ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि जो है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी जनसंख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। दोनों को अपन जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि या फिर धनात्मक वृद्धि यानी कहेंगे जनसंख्या की वृद्धि ही। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद में अपन देखते हैं वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में देखेंगे अपन जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। दोस्तों आप्रवास और उत्प्रवास क्या है? किसी भी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति बाहरी क्षेत्र से आकर किसी क्षेत्र में रहने लग जाता है तो इसे कहते हैं आप्रवास, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी तो इसमें अपन जोड़ेंगे। दूसरा, इस क्षेत्र की अगर अपन जनगणना कर रहे हैं, यहां से कोई व्यक्ति दूसरी जगह चला गया तो वो क्या हो गया? उत्प्रवास हो गया, मतलब इस क्षेत्र की जनसंख्या से वो घटेगा। ओके दोस्तों, तो वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है? जन्म माइनस मृत्यु, ये ऊपर वाला लिखेंगे, फिर प्लस आप्रवास यानी कि दूसरी जगह से आकर यहाँ पर रहने लगा है, माइनस उत्प्रवास, यहाँ से कोई व्यक्ति दूसरी जगह चला गया है। ये हो गई जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अब बात करते हैं अपन जनसंख्या वृद्धि दर की। दर, दोस्तों दर यानी कि प्रतिशत में निकालना है अपने को, तो जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकालेंगे अपन? पहले देखो एक होती है निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि जिसे बोलते हैं, निरपेक्ष वृद्धि का मतलब होता है वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या। दोस्तों किसी भी क्षेत्र की अगर जनसंख्या वृद्धि निकालनी है तो अपन 2 पॉइंट लेते हैं। जैसे कि भारत में 10 की वृद्धि निकालनी है, 10 की वृद्धि मतलब 10 वर्ष की जनसंख्या वृद्धि निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे? एक तो लेंगे 2001 और एक लेंगे 2011। तो 2001 में 102 करोड़ थी और 2011 में 121 करोड़ है। तो निरपेक्ष वृद्धि क्या हो गई कि 121 करोड़ माइनस आधार वर्ष, पिछला वर्ष अपन ने कौन सा माना? आधार वर्ष कौन सा माना? 2001, तो इसकी जनसंख्या, तो ये जो बचा वो क्या हो गई? निरपेक्ष वृद्धि। ओके दोस्तों, तो निरपेक्ष वृद्धि समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन जनसंख्या की वृद्धि दर। जनसंख्या की वृद्धि दर कैसे निकालते हैं? इसमें देखो, आधार वर्ष की वर्तमान वर्ष की जनसंख्या, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या बटा
आधार वर्ष की जनसंख्या इंटू 100, इससे जनसंख्या वृद्धि दर निकाली जाती है। ओके दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर निकालने का फॉर्मूला, इसका सूत्र ये है, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या बटा आधार वर्ष की जनसंख्या इंटू 100। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या 2011 में भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ थी। ओके दोस्तों, और 2000 आधार वर्ष कौन सा मान रहे हैं अपन, 2001 मान रहे हैं, तो 2001 में भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी बटा आधार वर्ष की जनसंख्या कितनी हुई, 102.7 करोड़ इंटू 100 कर देंगे। तो ये सूत्र लगाने पर, यानी कि भारत की जनसंख्या को अपन इस सूत्र में ढालने के बाद में फिर जो आंसर आता है वो आ जाता है 17.8%, यानी कि ये भारत का 10 वृद्धि दर आ गया। वर्तमान वर्ष कौन सा हुआ, 2011, आधार वर्ष अपन ने माना 2001, फिर नीचे आधार वर्ष की जनसंख्या लेंगे 102.7 करोड़ इंटू 100 से करेंगे तो जनसंख्या की वृद्धि दर निकल आ जाएगी। ओके दोस्तों, ये सूत्र हो गया जनसंख्या की वृद्धि दर निकालने का। फिर इसके बाद में आता है जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं, जन्म दर कहते हैं एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर जो जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उसे जन्म दर कहा जाता है। एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर किसे कहते हैं दोस्तों, मृत्यु दर का मतलब होता है एक वर्ष में वही 1000 जनसंख्या पर, एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु, जितने लोगों की मृत्यु होती है, होने वाले मृत्यु कितने लोगों की मृत्यु होती है उसे ही मृत्यु दर कहा जाता है। एक वर्ष में 1000 जनसंख्या में होने वाली मृत्यु, 1000 लोगों पर कितने लोग मर रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है, डेथ रेट कहा जाता है, यानी कि मृत्यु दर कहा जाता है। ओके दोस्तों, जन्म दर और मृत्यु दर। इसके बाद में आता है शिशु मृत्यु दर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है एक वर्ष में 1000 जो जीवित बच्चे जन्म लिए हैं, यानी कि जो जन्म दर है 1000, एक वर्ष में 1000 बच्चों पर जो जीवित बच्चे जन्म लिए हैं, उन बच्चों में एक वर्ष पूर्ण होने से पहले ही जो बच्चे मर जाते हैं, एक वर्ष पूर्ण होने से पहले ही जो बच्चे मर जाते हैं उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ओके दोस्तों, जन्म दर क्या थी, एक वर्ष में 1000 लोगों पर जो जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उसे जन्म दर कहते हैं। उसी जन्म दर में जो बच्चे जन्म लिए हैं उन्हीं बच्चों में 1000 बच्चों में जितने बच्चे 1 साल पूर्ण होने से पहले ही मर जाते हैं उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है। इसके बाद में आता है जनन दर। जनन दर किसे कहते हैं, जनन दर किसे कहते हैं, देखो एक उत्पादक वर्ग होता है, जनसंख्या का उत्पादक वर्ग मतलब जो बच्चे पैदा करने में सक्षम होता है, मतलब आपका 15 से 49 वर्ष, यानी कि महिलाओं का जो उत्पादक वर्ष माना जाता है, यानी कि उनमें जो उत्पादक करने की, बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है। उस वर्ष में 1000 विवाहित एक उत्पादक वर्ग में 1000 विवाहित स्त्रियों पर जन्म देने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। ओके दोस्तों, उत्पादक वर्ग कौन सा हो गया, 15 से 49 वर्ष, यानी 15 से 49 वर्ष की जो स्त्रियां होती है वो उत्पादक, जनसंख्या की उत्पादक वर्ग होती है। ओके दोस्तों, अब इस उत्पादक वर्ग में 1000 स्त्रियां जिनका विवाह हो चुका है, उन स्त्रियों में से कितनी स्त्रियों ने बच्चे पैदा किए वो क्या कहलाती है,
जनन दर कहलाती है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। यानी कि उत्पादक वर्ग की स्त्रियों में 1000 विवाहित स्त्रियों में से जितनी स्त्रियों ने बच्चों को जन्म दिया, अपन देखते हैं कि विश्व जनसंख्या वृद्धि का इतिहास। दोस्तों, विश्व जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अपन इसे 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, दूसरा आता है मध्यकाल और तीसरा आता है आधुनिक काल। ऐसे 3 भागों में बांटकर अपन इसे पढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहले प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की बात करते हैं अपन। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में अपन मानव की उत्पत्ति से लेकर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मानव की जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल है उसमें मानव की उत्पत्ति का जो आधार स्थान माना जा रहा है वो मध्य अफ्रीका को और मध्य अफ्रीका और एशिया को माना जा रहा है कि मानव की उत्पत्ति मध्य अफ्रीका और एशिया में हुई थी। यूरोप इसकी परिधि पर था। यूरोप जो है मानव उत्पत्ति के किनारे पर था और अमेरिका तो काफ़ी दूर था। अमेरिका तो परिधि से बहुत बाहर था, यानी कि वहाँ पर मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो मानव की उत्पत्ति मध्य में अफ्रीका और एशिया में मानी जाती है, यूरोप इसकी परिधि पर था। दोस्तों, इसका पता चलता है अपने को सन 2002 में जो पुष्टि हुई है। किसकी पुष्टि हुई है कि सन 2002 में एक आधुनिक मानव खोपड़ी की पुष्टि हुई है जो मध्य अमेरिका से मिली है। आधुनिक मानव खोपड़ी जो मध्य अमेरिका से मिली है और कौन से स्थान में? टोरोसा मेनाला नामक स्थान से मिली है। टोरोसा मेनाला नामक स्थान पर 7 मिलियन वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी मिली है। 7 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी मिली है मध्य अफ्रीका में, जिससे पता चलता है कि मानव की उत्पत्ति मध्य अफ्रीका में हुई है। आधुनिक मानव की उत्पत्ति का जो समय माना जाता है वो अब से 1,50,000 वर्ष पहले का माना जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मानव पहले जो था जंगली अवस्था में था। वह भोजन संग्रहण या फिर कंदमूल या जंगली जानवरों आदि को मारकर खाता था। फिर जब आग की उत्पत्ति हुई तो आग की उत्पत्ति के बाद में मानव ने पशुओं को पालना और फिर वनस्पति को पालना या वनस्पति को उगाना सीखा। और वो समय था मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इराक व ईरान की जो सभ्यता है मेसोपोटामिया, उस सभ्यता में पता चलता है कि मानव ने, जो आज से लगभग 1000 वर्ष पुरानी है, उस समय में मानव ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था और बीज लगाना शुरू कर दिया था। जब तक अमेरिका में एक भी व्यक्ति, अमेरिका अविकसित था तब तक, और विश्व की कुल जनसंख्या थी 33 लाख। ओके दोस्तों, मेसोपोटामिया की जब सभ्यता सामने आई थी तब विश्व की कुल जनसंख्या 33 लाख थी और अमेरिका निर्जन था। अमेरिका में एक भी व्यक्ति नहीं रहता था। उसके बाद में नगरों का विकास हुआ। नगरों का जो विकास है वो दजला, फरात और नील नदी घाटी से पता चलता है। नगरों का विकास दजला, फरात सभ्यता और नील नदी घाटी की सभ्यता, उससे पता चलता है, जो आज से लगभग 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व की सभ्यताएं हैं। इन सभ्यताओं में जब ये सभ्यताएं विकसित हुई तब विश्व की जनसंख्या 865 लाख थी। विश्व की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 865 लाख। और उस टाइम पे जनसंख्या जो घनत्व था वो 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और तब टोटल जनसंख्या 865 लाख थी। दोस्तों, देखते हैं दूसरा, यानी कि मध्यकाल। दोस्तों, मध्यकाल जो है ईसा के जन्म से लेकर 1650 तक के काल को मध्यकाल माना गया है और आधुनिक काल 1650 से लेकर वर्तमान तक के माना गया है। और जो प्राचीन काल था वो ईसा काल से पूर्व तक माना गया था, जब तक जनसंख्या जो थी 856 लाख के समथिंग थी। दोस्तों, जब ईसा का जन्म हुआ उस समय जो टोटल जनसंख्या थी वो 3000 लाख थी। ओके दोस्तों, ईसा के जन्म के समय टोटल जनसंख्या कितनी थी? 3000 लाख थी। और इस समय पर जो जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो जनसंख्या का जो केंद्रण था वो मंचूरिया, कोरिया वाले एशियाई देशों में था। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1650 ईस्वी से वर्तमान तक का। 1650 ईस्वी में देखो, जो विश्व की टोटल जनसंख्या थी वो 51 करोड़ थी। 1650 में कितनी थी? 51 करोड़ टोटल जनसंख्या थी। जो 1750
1950 में जो बढ़कर कितनी हो गई, 250 करोड़। दोस्तों 1650 में 51 करोड़ थी, 1950 में 250 करोड़ हो गई। यानी कि 1750 से लेकर 1900 के बीच में जो जनसंख्या की वृद्धि दर रही वो लगभग 4% रही। लेकिन फिर उसके बाद में यानी कि 1900 के बाद में जनसंख्या वृद्धि में ज्यादा दर्ज की गई, धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। और 1950 के काल को तो विस्फोटक काल कहा गया। 1950 से आगे वाला जो काल था इसमें तो जनसंख्या की बहुत ज्यादा तीव्र वृद्धि हुई, जिसके कारण हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में देखो दोस्तों, 2011 में विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ हो गई। 2023 में अनुमानित ये 8 अरब हो जाएगी। और 2050 में टोटल जनसंख्या विश्व की 11.6 बिलियन। दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता यानी कि महाद्वीपों के अकॉर्डिंग कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र रही और कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एशिया महाद्वीप में। दोस्तों कुछ भूगोलवेता, अधिकांश भूगोलवेता मानव की उत्पत्ति एशिया को मानते हैं। इसलिए एशिया की जनसंख्या पूर्व रूप से ही संघन थी, पहले से ही एशिया में जनसंख्या संघन थी। एशिया में सन 1650 में 324 मिलियन जनसंख्या थी, जो विश्व की लगभग 60% थी। दोस्तों एशिया में 1650 ईस्वी में 300 मिलियन जनसंख्या थी, जो विश्व की 60% थी। यह बढ़कर 1950 में 1377 मिलियन हो गई। 1950 में 1377 मिलियन और 2011 में 4216 मिलियन हो गई। सबसे ज़्यादा जो तीव्र मिली इस काल के बीच में मिली, 1950 से 2011 के बीच में जनसंख्या की सबसे तीव्र वृद्धि हुई एशिया में। और ऐसी वृद्धि पिछले 300 सालों से जो वृद्धि हुई थी वो सिर्फ इसी काल में यानी 60 वर्ष के काल में ही संपूर्ण हो गई ये वृद्धि। दोस्तों एशिया में जापान को छोड़कर अधिकांश सभी देश अविकसित या विकासशील देश है, जो सभी कृषि कार्यों में संलग्न है। और ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण रहा। यहाँ पर कृषि की उत्पादकता बढ़ी और खाद्यान्न उत्पादकता सुनिश्चित होने के कारण जन्म दर ज्यों की त्यों बनी रही और मृत्यु दर में अचानक से गिरावट आई, जिसकी वजह से जनसंख्या में यहाँ पर तीव्र वृद्धि हुई। दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं यूरोप की। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप सबसे विकसित महाद्वीप है। सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत यहीं पे हुई थी। इस महाद्वीप की जनसंख्या 1750 में 14.4 करोड़ थी और 2001 में 18.3 करोड़ और 2011 में 76 करोड़ इसकी जनसंख्या है यूरोप महाद्वीप की। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इस महाद्वीप में 1900 से 1950 के बीच में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, यानी जनसंख्या में कमी दर्ज की गई थी, जिसका मुख्य कारण ये था औद्योगिकरण की शुरुआत होने के कारण यूरोपियन जो देश थे वो दूसरे महाद्वीपों में प्रवास करने लग गए। सबसे ज़्यादा ये लोग अपनी ही अनुकूल वाली जो जगह थी, समानुकूल वाली जो जगह थी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, वहाँ पर ये लोग प्रवास कर गए। इस वजह से यहाँ पर अधिकांश देशों में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तीसरा आता है अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका मानव जाति का मूल स्थान होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या पूर्ण रूप से पहले से ही संघन थी, लेकिन यहाँ पर पर्वतीय भूभाग होने, उबड़ खाबड़ भूभाग होने या फिर अविकसित भूभाग होने और मानव के लिए अनुकूल दशाएं न होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखने को नहीं मिली थी। 1950 तक अफ्रीका महाद्वीप की जो जनसंख्या थी वो सिर्फ 12.2 करोड़ थी, लेकिन 2001 में ये जनसंख्या बढ़कर 81.8 करोड़ हो गई, जो बहुत ज़्यादा तीव्र है। अब वर्तमान में यहाँ की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक सब महाद्वीपों में सबसे आगे है, लगभग 37% यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं चौथे महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा आप्रवास से बढ़ी है। आप्रवास से सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या बढ़ी है। दोस्तों आप्रवास आप जानते हो, आप्रवास मीन्स होता है दूसरे क्षेत्रों से आकर लोग इन क्षेत्रों में निवास करने लगे। अधिकांश यूरोपीय जो देश थे, यूरोपीय देशों में अपने जैसे पहले चर्चा की कि यूरोपीय देशों में 1900 से 1950 के बीच में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई। वो यही कारण था कि वहाँ से अधिकांश लोग यहाँ पर आ गए। यूरोपियन जो देश थे, यूरोपियन देशों के लोग यहाँ से एशिया में भी आए और अमेरिका में भी आए और दक्षिणी अमेरिका में भी आए, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर इनके अनुकूल न होने की वजह से इधर ये ओशिनिया में भी आए थे
ओशिनिया में भी आए थे। यहाँ का टेम्परेचर इनके अनुकूल न होने के कारण एशिया और अफ्रीका से तो ये वापस लौट गए, लेकिन यहाँ का जो तापमान इनके अनुकूल होने की वजह से यहाँ की और ओशिनिया की जनसंख्या को इन्होंने संगन बना दिया। दक्षिणी अमेरिका से भी अधिकांश यूरोपियन देश वापस उत्प्रवास कर गए थे, वापस चले गए थे। तो दोस्तों यही कारण है उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण क्या है? आप्रवास। दोस्तों 1650 तक इस कॉन्टिनेंट की जनसंख्या सिर्फ 10 लाख थी, जो 1900 में बढ़कर 8 करोड़ हुई और आगे आने वाले 50 वर्षों में जस्ट डबल यानी कि 16 करोड़ हो गई। सबसे ज़्यादा कारण क्या रहा? आप्रवास। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण रहा आप्रवास। तीनों कॉन्टिनेंट में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है आप्रवास। यूरोपियन लोग यहाँ से दूसरे देशों में चले गए, यहाँ पर आ गए। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो 1900 तक यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 6.3 करोड़ थी, लेकिन 1950 में ये जनसंख्या 10 करोड़ बढ़कर 16.3 करोड़ हो गई आगामी सिर्फ 50 वर्षों में, यानी जनसंख्या की बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। अब बात करें अपन ओशिनिया की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, बहुत सारे देश, छोटे छोटे जो द्वीप है वो शामिल है। यहाँ की 1650 में जनसंख्या 20 लाख थी, फिर 1650 में 1.3 करोड़ हुई और 2001 में 3.1 करोड़ हो गई। और यहाँ पर भी मुख्य कारण था आप्रवास। आप्रवास के कारण यहाँ की जनसंख्या बढ़ी। दोस्तों प्रादेशिक जनसंख्या वृद्धि की प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करने पर हमें मालूम होता है कि विश्व के जो विकसित देश है उन विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि स्थिर या बहुत कम वृद्धि दर रही है, जबकि जनसंख्या के जो विश्व के जो विकासशील या जो अविकसित राष्ट्र है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि ज्यों की त्यों बनी हुई है, जैसे कि अफ्रीका और एशियाई देश। अफ्रीका और एशियाई देशों में जनसंख्या अभी भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, जबकि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। अगर जनसंख्या वृद्धि में अपन अंतर देखें विकासशील और विकसित देशों में, विकासशील या फिर अविकसित व फिर विकसित देशों में अपन अंतर देखें तो इनमें अंतर यही है कि विकासशील देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जबकि विकसित देशों की जनसंख्या स्थिर हो चुकी है। और अपन ने जैसे देखा कि यूरोपीय जो जनसंख्या है वो 2011 में 76 करोड़ थी, जो 2021 में घटकर 72 करोड़ हो जाएगी। 2021 में घटकर ये जनसंख्या 72 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने अपनी जनसंख्या पर लगाम लगा ली है, जैसे कि चाइना वाले करते हैं। चाइना वालों में एक संतान की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है, दादा दादी नाना नानी, एक ही पुत्र करने की अनुमति है, तो यहाँ से पुत्र की प्राप्ति होगी। इनको भी एक ही संतान उत्पन्न करने की अनुमति है, तो यहाँ से पुत्री की उत्पत्ति होगी। और फिर इनको भी एक ही संतान उत्पन्न करने की उत्पत्ति है, तो 4 इंसान से एक इंसान में कन्वर्ट करने की नीति चाइना अपना रहा है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं भारत में जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि की स्थिति। दोस्तों विश्व का देखने के बाद में अपन देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की स्थिति। भारत में जनसंख्या वृद्धि को अगर पढ़ा जाए तो इसको भी अपन 4 काल में बांट लेंगे: स्थिर वृद्धि का काल, धीमी वृद्धि का काल, तीव्र वृद्धि का काल और 1981 के बाद। पहला आता है आपका स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल। दोस्तों स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल 1901 से 1921 के बीच में अपन पढ़ेंगे। 1901 से 1921 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर रही, जिसका कारण ये था महामारियां, सुविधाओं का न होना, चिकित्सा सुविधाओं का न होना या फिर खाद्यान्न सुरक्षा न होना, जिसके कारण जन्म दर भी उच्च बनी रहती थी और मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती थी। दोनों उच्च होने की वजह से जनसंख्या में ज़्यादा बदलाव नहीं आता था और जनसंख्या स्थिर बना रहती थी, यानी कि जन्म दर भी उच्च रहती थी और मृत्यु दर भी उच्च रहती थी, जिसकी वजह से जनसंख्या स्थिर रहती थी। दोस्तों यहाँ तक कि 1911 से 1921 का काल जो था ये तो भारत के लिए ऋणात्मक काल था। इसमें जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसका मुख्य कारण था अकाल का पड़ना और महामारियों का आना। फिर दूसरा जो काल है 1901 से 1951 का काल। दोस्तों इस काल में खाद्यान्न सुविधाएं उपलब्ध होने लगी थी, थोड़ी बहुत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने लगी थी, इसलिए मृत्यु दर में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई।
मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई और जन्म दर ज्यों की त्यों बनी रही, इसलिए जनसंख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई, धीमी वृद्धि हुई। तीसरे काल की बात करें अपन, खाद्यान्न सुविधाएं पूरी तरीके से भारत में उपलब्ध हो चुकी थी। जो महामारियां थी उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो गया था। इसलिए जो जन्म उच्च बनी हुई थी वो उच्च रही, जन्म दर उच्च रही और मृत्यु दर में गिरावट होने की वजह से मृत्यु दर निम्न हो गई, जिसकी वजह से जनसंख्या में भारी बदलाव आया और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, जिसे जनसंख्या का विस्फोटक काल भी कहा जाता है। जनसंख्या का विस्फोटक काल यानी कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई थी इस काल में 1951 से 1981 के बीच में। जनसंख्या की सबसे ज़्यादा तीव्र वृद्धि भारत में इसी काल में हुई थी। फिर इसके बाद में आता है 1981 से वर्तमान तक। दोस्तों 1981 के बाद में जब भारतीय सरकार को लगा कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हो रही है और जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो भारतीय सरकार ने परिवार नियोजन है ना जैसी संबंधित सुविधाएं, गर्भ निरोधक कुछ उपाय ऐसे अपनाने शुरू किए और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। इसलिए जनसंख्या वृद्धि में धीरे धीरे गिरावट आने लगी है वर्तमान में, जिससे भारतीय जो गवर्नमेंट है विवाह की उम्र को बढ़ा देना, परिवार नियोजन को अपनाना या गर्भ निरोधक उपाय अपनाना आदि के लिए परिवार को प्रोत्साहित करने लगी। हमारे दो ऐसे बहुत सारे विज्ञापन प्रस्तुत करने लगी, जिसकी वजह से 1981 के बाद में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों इसके बाद में अपन देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि दर। एक नज़र में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर देखो, भारत का अपन दोस्तों दशकीय वृद्धि दर यानी 10 वर्षों का वृद्धि दर ज्ञात कर रहे हैं और ये 2001 से 2011 के बीच का दशकीय वृद्धि दर है। दोस्तों भारत का दशकीय वृद्धि दर है 17.64%। भारत का दशकीय वृद्धि दर 17.64% है। भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जिसका जनसंख्या वृद्धि दर 27% है। ओके दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई 0.47%। दोस्तों एक बात बता दूं, 2001 में 1991 से 2001 के बीच में नागालैंड जो था 1 नंबर पे था और इसकी 64% जनसंख्या वृद्धि दर थी, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जो था 2001 में वो नागालैंड था और इसकी जनसंख्या वृद्धि दर थी 64। लेकिन इसने जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की है, सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की है और वो है 64% की कमी दर्ज करके सिर्फ 10 वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर से ये सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य बन गया है नागालैंड, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर है 0.47%। ओके दोस्तों, फिर बात करते हैं अपन राजस्थान की। राजस्थान का जनसंख्या वृद्धि दर है 21.3%। 21.3%। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करने वाला जिला बाड़मेर है, 32% है बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करने वाला राज्य गंगानगर है, गंगानगर है और इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 10% है। ओके दोस्तों, दोबारा से रिवाइज करते हैं। भारत का दशकीय वृद्धि दर 17.64, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि में कमी दर्ज करने वाला राज्य भी नागालैंड है। राजस्थान का जनसंख्या वृद्धि दर 21.3%, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला राजस्थान में बाड़मेर और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला राजस्थान में श्री गंगानगर। ओके दोस्तों, जनसंख्या की वृद्धि के कारण और उसके परिणाम क्या है, जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि है उसके कारण क्या है और फिर उससे जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होने से उसके परिणाम क्या है। जनसंख्या की वृद्धि का पहला कारण है विवाह की उम्र, दूसरा धार्मिक मान्यताएं और तीसरा संयुक्त परिवार। दोस्तों विवाह की उम्र मतलब कि भारत जैसे ये विकासशील देशों में जो है कम उम्र में ही विवाह कर दिए जाते हैं। कम उम्र में विवाह करने की वजह से
जो है उनका गोना कमी जल्दी ही कर दिया जाता है, जिस वजह से वे कम उम्र में ही बच्चे उत्पादित करते हैं और बच्चे उत्पादन करने से या बच्चे पैदा करने से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। ओके दोस्तों, दूसरा कारण ये भी है धार्मिक मान्यताएं। भारत में बहुत ज़्यादा ऐसे धर्म या ऐसी मान्यताएं या परंपराएं, रूढ़िवादिताएं हैं जो गर्भ निरोधक उपाय अपनाने से मना करते हैं, तो उसके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की जाती है। इसके अलावा संयुक्त परिवार प्रथा भी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, संयुक्त परिवार प्रथा में किसी संतान के माता पिता को उसे बच्चे को रखना नहीं पड़ता, उसे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उसके परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं जो पुत्र की या पुत्री की चाह में या छोटे बच्चे की चाह में संतान उत्पत्ति करते रहते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये इसके कारण है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या हो सकते हैं? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, भयंकर जनसंख्या वृद्धि या विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि से भयानक वृद्धि होने से बहुत सारी समस्याएं सामने आ सकती है। और वो समस्याएं ये देखो, संसाधनों में कमी। जो भी संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, कृत्रिम या जो मानवीकृत या प्राकृतिक जो संसाधन है उनमें कमी, क्योंकि जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और संसाधन जितनी स्थिति में पहले थे उतनी ही स्थिति में वर्तमान में है। इस वजह से जो संसाधन पहले मनुष्य का पोषण कर पा रहे थे, अब वे संसाधन मानव जाति का पोषण करने में असमर्थ हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग भूख, प्यास आदि की वजह से काल के ग्रास में चले जाते हैं। दोस्तों, अगर अपन उदाहरण ले, जल जो है एक सीमित मात्रा में है और जल का उपयोग करने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि होने से संसाधनों का उपयोग करने से लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, संसाधनों की कमी महसूस हो रही है। तीसरा परिणाम आता है आर्थिक परिणाम। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि की वजह से जहाँ पर एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है वहाँ पर लाखों व्यक्ति पहुँच जाते हैं। जैसे कि भारत में वैकेंसीज में 10 पोस्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे करोड़ों बच्चे फॉर्म भर लगाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगार रहने की वजह से बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, कई समस्याएं सामने आती है और जो देश है वो गरीब का गरीबी या पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं निकाली जाती है, बहुत सारे जो कार्य किए जाते हैं, योजनाएं निकाली जाती है, उसका लाभ भी लोगों तक नहीं मिल पाता, क्योंकि उस लाभ को लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और सरकार उनकी पूर्ति नहीं कर पाती। तीसरा परिणाम है सामाजिक परिणाम। दोस्तों, सामाजिक परिणाम भी बहुत ज़्यादा इसके भयंकर सामने आते हैं। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से लूट खसोट, गरीबी बढ़ जाने से, भुखमरी बढ़ जाने से लूट खसोट, चोरी डकैती, ऐसी बहुत सारी समस्याएं सामने आने लगती है। इसके अलावा पर्यावरणीय परिणाम भी है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होगी तो वे संसाधनों का उपयोग तेज़ी से करेंगे, मोटर वाहनों, कार, स्कूटर का उपयोग तेज़ी से करेंगे, और अगर वो तेज़ी से उपयोग करेंगे तो पर्यावरणीय जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है उनका ह्रास भी तीव्र गति से होगा और पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। दोस्तों, मानव ने अपनी जरूरत के लिए वनों को काटा या जनसंख्या वृद्धि होने। दोस्तों, आता है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय ये है आपके सामने: विवाह की उम्र को बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाना और लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि को ये उपाय अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। पहला उपाय आता है आपका विवाह की उम्र को बढ़ाना। दोस्तों, अगर बच्चों के विवाह की उम्र को बढ़ा दिया जाएगा, जैसे कि अभी लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष है, अगर उसे बढ़ा दिया जाए तो शीघ्र ही उनकी शादी नहीं होगी, और जब अधिक उम्र में उनकी शादी होगी तो बच्चे उत्पादन या बच्चे पैदा कम होंगे, जिनसे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित स्थापित होगा। दूसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार। दोस्तों, लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करके, शिक्षा प्रदान करके भी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा उपाय है परिवार नियोजन कार्यक्रम। भारत जैसे देशों में, भारत जैसे विकासशील देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाकर भी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है, और लोगों को जागरूक करके, सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक करके भी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत सारे विज्ञापन प्रस्तुत करके, हम दो, हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, ऐसे बहुत सारे विज्ञापन प्रस्तुत करके लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रित स्थापित कर सकें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे